तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार जोरदार तरीके से मेरे सभी प्यारे बच्चों का इस स्पेशल वीडियो में। और एग्जैक्टली आज फिर से एक बार कारवां शुरू है और आई एम रियली फीलिंग प्राउड बिकॉज इस बीच लगातार जब मैं बच्चियों का रिकमेंडेशन देख रहा हूँ तो इट्स रियली प्राउड मोमेंट फॉर इट सेल्फ। और मैं लगातार उनके इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ इस समय। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्णिमा। इन्होंने अभी हाल फिलहाल में एफकैट में रिकमेंडेशन लिया है। तो एक बार पूर्णिमा आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चे। थैंक यू सर। एंड बेसिकली आप हमारे प्रयागराज शहर से ही हैं, तो इट्स रियली प्राउड मोमेंट फॉर अस ऑल्सो बिकॉज कहीं ना कहीं गर्ल्स एस्पिरेंट के लिए फौज में जो मोटिवेशन था वो कम है कहीं ना कहीं, बट इन कंपैरिजन अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, ये बहुत ही इंस्पायरिंग है हम सब के लिए। yes, तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि ऑब्वियसली यू हैव अ फौजी बैकग्राउंड ऑलरेडी बिकॉज आपके फादर सर्विंग रहे हैं फौज में। तो क्या फादर का हमेशा पूरा सपोर्ट रहा कि आप फौज में जाओ, कमीशन की डिग्री में जाओ? यस सर, वो हमेशा बहुत सपोर्टिव है और कहीं ना कहीं अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं अभी इतने सारे बैकलॉग्स के बाद भी यहाँ तक नहीं आ पाती। एग्जैक्टली। तो फाइनली ग्रेजुएशन कब डन किया आपने? सर मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी जुलाई 2022 में। 2022 में एक लंबा समय गुजरा है, दैट Yes, मीन 2023, 2024 और फाइनली 2025। यस सर। और इस पूरी जर्नी में कई अटेम्प्ट्स आपके आए होंगे जहां आप सीडीएस एफकैट दोनों ही एग्जाम में, क्या इस दौरान सीपीएफ में भी अपीयर किया आपने? नो सर। अच्छा, ओनली सीडीएस एंड एफकैट इज द Yes, एजेंडा। तो फाइनली आप देहरादून बोर्ड से रिकमेंडेशन ली हैं। एंड मैं एक इंसिडेंट अभी शेयर कर रहे थे अभिषेक सर मेरे से कि आप इसी बोर्ड से स्क्रीन आउट हुई हैं। यस सर। और वो कौन सी डेट थी, कब आप गई थी एग्जैक्टली? सर 8 सितंबर अच्छा, 2025। मतलब वो इनटेक 1 ऑब्लिक जो है 2025 के लिए था। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो फिर सेम बोर्ड में रिकमेंड होके कैसा फील हो रहा है, कैसा एहसास हो रहा है? सर काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि एग्जैक्टली गेट वही, एंट्री वही। एक बार वहाँ जब हम कॉन्फ्रेंस आउट होके आए होंगे तो क्या एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, अभी जब आप रेकमेंड होकर उस गेट से बाहर आए तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? दोनों में थोड़ा डिफरेंस बताएं मुझे। सर। जब मैं वहाँ से स्क्रीन आउट हुई थी तो मुझे मेरे स्क्रीन आउट से ज़्यादा बुरा जो लग रहा था कि शायद वो दुख इतना ज़्यादा था कि मुझे मेरा लगेज एक्स्ट्रा भारी लग रहा था। Exactly. और इस बार जब मैं आ रही थी तो मुझे मेरा लगेज इतना हल्का लग रहा था कि मुझे लग रहा था कि मैं उसे एक उंगली पे भी उठा सकती हूँ। एग्जैक्टली। और वो मोमेंट बड़ा स्पेशल भी होता है एग्जैक्टली Yes, जब sir. आप रेकमेंड होकर बाहर आते हो, आपकी तरफ लोगों को देखने का नजरिया बदल जाता है। यस सर। उनके अंदर आपको लेकर के एक अलग सा रिस्पेक्ट, एक अलग सी वैल्यू जनरेट हो जाती है। Yes, उनकी sir. आईज में देखने को वो चीज़ मिलती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही मेरा है कि क्या जर्नी रही, क्या ट्रांसफॉर्मेशन रहा? बिकॉज बहुत लोगों को रिटन एग्जाम तो चलो समझ में आता है कि हाँ भाई एक सब्जेक्ट है, इस बार स्कोर भी आपका अच्छा है, 186 का आपने स्कोर रखा है एग्जैक्टली। रिटन तो ठीक है, एक सब्जेक्टिव टारगेट है जहाँ हमें अर्थमेटिक, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश पे काम करना है। और एफकैट एग्जाम बहुत हुआ भी नहीं, इट्स अ वेरी जेन्युइन एग्जामिनेशन। Yes, अगर sir. आप एक अच्छी प्रिपरेशन किए तो आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बट एसएसबी के प्रोस्पेक्ट को लेके कोई क्लैरिटी नहीं है कि आखिर हम क्या ऐसा कर दें कि हम हो जाएं। जैसे मैंने कहा कि एक तरफ स्क्रीन आउट का एक्सपीरियंस और एक तरफ क्या है आपके पास, वहीं पे कॉन्फिडेंस। तो एग्जैक्टली इस जर्नी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, क्या बदलाव महसूस किया उस अटेम्प्ट में और आपने इस अटेम्प्ट में खुद के अंदर? सर मेरे स्क्रीन आउट के टाइम पे भी मैंने इतना ही एफर्ट पुट फोर्थ किया था, बट कहीं ना कहीं शायद नरेशन के टाइम पे मैं लैग कर गई थी बिकॉज दैट वाज फर्स्ट टाइम टू बी अ बैच ऑफ रिपीटर। तो मेरी वो प्रैक्टिस नहीं थी क्योंकि कंटिन्यूएशन में मेरे एफकैट और सीडीएस के एग्जाम भी लगे हुए थे अगस्त एंड सितंबर। यस सर। तो शायद मैं इतना ज़्यादा एफर्ट पुट नहीं कर पाई थी जितना ज़रूरी था। और उसके अलावा भी विद क्योंकि 2 ही महीने में मेरी एसएसबी दोबारा थी, तो मुझे पता था कि मेरा वो ग्रिप कभी छूटा है ही नहीं एसएसबी प्रिपरेशन से। और जो एक चीज़ थी वो मुझे इस चीज़ पे वर्क करना था कि जो मेरा इन्वायरमेंट रहा है, जो मेरे फ्रेंड्स रहे, जो मेरी फैमिली रही है, वो हमेशा से बहुत सपोर्टिव रही है। मैं जिस चीज़ में लैग कर रही थी वो ये था कि मैं इस चीज़ को कैसे एक्सप्रेस करूं कि मैं इतने सपोर्टिव और इतनी लाइवली इन्वायरमेंट से आती हूँ। तो मैंने इस एस्पेक्ट में काम किया और मैं इसको एक्सप्रेस करने में काफ़ी वहाँ पे कॉन्फिडेंट रही। और ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज आप स्ट्रेस्ड हो के खुद को सही ढंग से आप प्रेजेंट ही नहीं कर पाए तो आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट होगा क्या एग्जैक्टली? यस सर। कुछ वाक्य की अब बात करेंगे एग्जैक्टली क्योंकि स्क्रीनिंग राउंड इस बार था, तो क्या डिफरेंस महसूस किया आपने लास्ट स्क्रीनिंग राउंड और इस स्क्रीनिंग राउंड में? सर इस स्क्रीनिंग राउंड में ये था कि मैंने यहाँ पे प्रिपरेशन की थी, तो अभिषेक सर ने मेरी एक एक चीज़ पॉइंट आउट की थी कि जैसे मैं कहीं पे कहाँ लैग कर रही हूँ, मैं कहाँ पे इंडिविजुअलिज्म दिखा रही हूँ कोऑपरेशन के बजाय, तो उन्होंने मुझे उस चीज़ पे वर्क करने कहा था। और उन्होंने ये कहा था कि मेरा वॉइस मॉड्यूलेशन काफ़ी अच्छा है, तो मैं उसको अपना एक पिलर बनाऊँ जिस पे मैं काम कर सकती हूँ। तो वो मुझे वो पता था कि जब जीडी होगा तो मैं वहाँ पे गैप कैसे ढूंढूंगी, तो इस वजह से काफ़ी हेल्प हो गई थी मेरी स्क्रीनिंग के टाइम पे। बढ़िया। स्क्रीनिंग ऑब्वियसली हुए तो कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ा ही होगा कि चलो पहला कदम डन हुआ। यस सर। अब आगे के पग बेहतर करने हैं। हाउ वाज द जर्नी थ्रू आउट इंटरव्यू, जीटीयू एंड साइकोलॉजी? वो जर्नी कैसी रही आपकी? सर जो एक चीज़ थी जो मैंने साइकोलॉजी में नोटिस की, जो मेरे सर लोगों ने भी यहाँ पे हेल्प की थी, वो ये कि हम लोग बहुत प्री कंसीव्ड कहानियाँ ले लेते हैं कि कुछ बहुत ही बड़ा लिख देंगे, कुछ बहुत यूनिक कर देंगे, बट यस सर, लेकिन अगर हम उन्हें अपनी नॉर्मल लाइफ से रिलेट करें तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। और अगर इंटरव्यू का देखा जाए तो कमल सर ने मेरे इंटरव्यू लिए थे,
तो उस इंटरव्यू के टाइम पे मैं एक दो चीज़ें गलत बोल रही थी या वो सही नहीं, मैं सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। तो कमल सर ने मुझे बताया कि कैसे काम करना है, इसकी वर्डिंग में कैसे चेंज करके उस चीज़ को बेटर एक्सप्रेस कर सकती हूँ। और उन्होंने मुझे इस चीज़ पे काफ़ी किया। उन्होंने मेरे एजुकेशन पे मुझे एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेने कहा। जैसे मैं एक दो क्वेश्चन एजुकेशन के यहाँ नहीं बता पाई थी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस पे कर सकती हूँ, और बाकी भी चीज़ों पे उन्होंने मुझे कहा कि मैं कैसे चीज़ें चेंज कर सकती हूँ। GTO के लिए अभिषेक सर और कमल सर दोनों ने बहुत किया, क्योंकि अभिषेक सर थे जो मुझे कंटिन्यूस बताते रहते थे कि कैसे क्या करना है, और कमल सर बोलते रहते थे कि हर जगह से प्रैक्टिस किया करो। वो रैंडमली कोई GP बोल देते थे तो उस पे कब विद इन टाइम और टाइम स्पीड डिस्टेंस कैसे मैनेज करना है वो कंटिन्यूस चेक करते रहते थे। तो वो सब चीजें मदद की आपको? सर काफी हेल्पफुल था वो सब। अच्छा, एक प्रश्न ये था कि ड्यूरिंग इंटरव्यू कहीं ना कहीं ये प्रश्न तो बड़ा रहा होगा कि 2022 में ग्रेजुएशन हुआ और फाइनली 2025 में आप हैं, तो ये जो जर्नी रही है, जो गैप रहा, इसको कैसे आपने जस्टिफाई किया? सर मैंने 2022 में अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद तुरंत मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के अप्लाई कर दिया था। तो लास्ट ईयर मेरा PG कंप्लीट हो गया। तो मैंने वहाँ पे जस्टिफाई किया कि मैं डिफेंस के लिए डेडिकेटेड थी, बट ऑन द अदर हैंड मैं अपना फाउंडेशन भी स्ट्रॉन्ग कर रही थी। फर्दर एजुकेशन हम अपने जारी रखे थे। एग्जैक्टली। यस सर। तो ये पॉइंट आपके पास स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि बहुत लोगों में ये भी मिस्टेक होती है कि वो बैठ जाते हैं। यस सर। आपको अपनी फर्दर एजुकेशन को कभी रोकना ही नहीं। एग्जैक्टली। यस सर। नहीं तो कल को SSB में उस चीज को जस्टिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। वेरी गुड। इंटरव्यू में कुछ ऐसा मोमेंट, ऐसा इंसिडेंट जो बहुत अच्छा लगा हो कि हाँ दैट वाज माय, वो कहते हैं ना कि ये एक्स फैक्टर था सर, जो बिल्कुल इम्प्रेस किया मेरे को भी और सर को भी, कुछ ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा क्वेश्चन? सर वो जब फैमिली के बारे में बात कर रहे थे तो उसमें उन्होंने पूछा था कि अपनी फैमिली के बारे में बताओ, कैसा रिलेशन है या क्या है। तो उसमें अब फादर और मदर को मेरे को लगा अलग अलग बताने से अच्छा है मैं कुछ ऐसा बोल दूं जिससे वो मैं एक ही बारे में बता दूं कि मेरे फादर और मदर से क्या रिलेशन है। तो मैंने उनको बोला कि माई फादर इज अ रोड मैप फॉर मी विच whom I want to follow, and my mother is a mirror of whom I would like to look like. तो वो मेरे लिए काफ़ी प्लस पॉइंट था, बिकॉज उस टाइम पे इंटरव्यूअर के फेस पे भी एक स्माइल आ गई थी, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छा कंपैरिजन किया था दोनों का। तो वो मुझे लगा था कि काफ़ी एक अच्छा मूवमेंट था इंटरव्यू के टाइम का। रेस्ट बीइंग अ गर्ल ऑब्वियसली एक लॉन्ग जर्नी रही है, तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू ऑफिसर का बड़ा फोर्स रहता है कि लाइक आगे चल के आप फौज में ज्वाइन कर पाएंगे कि नहीं, वो जो हार्ड ट्रेनिंग है, जो सिस्टम है, उसमें आप सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं, कहीं ना कहीं इस चीज़ को डायरेक्टली भी थोड़ा थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। तो क्या कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके साथ हुए? सर ऐसे डायरेक्टली इस डायरेक्शन में तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जैसे मेरा स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन था और मैं एकेडमिकली भी काफ़ी अच्छा कर रही थी, तो उनका ये था कि मतलब मैं इतनी डिफरेंट चीज़ें कैसे बैलेंस कर पा रही हूँ और कंटिन्यूस विदाउट एजुकेशन में ब्रेक लिए। तो वहाँ पे मैंने कहा कि मेरा जो हमेशा से इन्वायरमेंट रहा है, मेरी फैमिली का, मेरी सिस्टर्स का और मेरे फ्रेंड्स का, वो हमेशा इतना रहा है कि अगर मुझे कोई चैलेंज भी आए, जैसे अगर मैं स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं कर पा रही, एकेडमिक अच्छा नहीं कर पा रही, एक्स्ट्रा को करिकुलर में नहीं अच्छा कर पा रही, तो हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे कि मैं कर लूँगी, मैं ऐसे टाइम मैनेज कर सकती हूँ। तो मेरा एनवायरनमेंट ही इतना अच्छा था कि मेरे लिए वो चैलेंजेस कभी बने ही नहीं। अच्छा, एक प्रश्न जो इंटरेस्टिंग मेरे भी जहन में आ रहा है कि लाइक जैसे कि कहा आपने, बड़ी सिस्टर एक टीचिंग प्रोफाइल में है, यस सर, एक सिस्टर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो कैसे खुद को अलग किया? मतलब दैट इज आल्सो अ क्वेश्चन। तो कैसे खुद को अलग किया आपने? सर ये इंटरव्यूअर ने भी पूछा था, क्योंकि मेरे फादर का भी जो बैकग्राउंड रहा है वो भी साइंस का रहा है और मेरी दोनों बहनों का साइंस का रहा है। तो वहाँ पे भी इंटरव्यूअर ने पूछा था कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड एकदम ही डिफरेंट है, कैसे तो अलग हो गया? यस सर। तो उन्होंने पूछा था, तो वहाँ पे मैंने कहा कि मेरे फादर हमेशा से चाहते थे कि आप कुछ भी फील्ड चुनो, लेकिन आप अपने मैथ्स से कभी नहीं हटो, क्योंकि मैथ्स जो है वो आपको डेली लाइफ पे हेल्प करता है। तो इनिशियली मेरे पापा का ये ओपिनियन था कि साइंस जाओ, उसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने अपने जो 3 महीने का गैप होता है 10th के बाद सब्जेक्ट सिलेक्शन का, तो उसमें टाइम इन्वेस्ट किया था, जिसमें मेरी सिस्टर्स ने मुझे हेल्प की थी। बट वो जिसका मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर ही इंटीग्रेशन, मैं उसे ही नहीं खत्म कर पा रही थी, और 2 महीने बीत गए थे। तो फिर मैंने बुक शॉप पे गई, फिर मैंने कॉमर्स और आर्ट्स की दोनों की बुकें देखी, मैंने तीनों सब्जेक्ट गो थ्रू किए हैं। लेकिन कॉमर्स कुछ ऐसा था जिसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया कि उसमें इकोनॉमिक्स था, जो हम 10th तक बहुत कम पढ़ते हैं, जैसे BMI कैलकुलेशन पढ़ते हैं हम। तो उसके बाद मैंने जब कॉमर्स का पढ़ा तो मुझे इकोनॉमिक्स ने बहुत अट्रैक्ट किया। तो मेरे पापा को फिर मैंने जब बोला कि मेरा थ्योरी पर से भी नहीं हटेगा और मेरा मैथ्स का भी रहेगा थ्रू अकाउंटिंग, काइंड ऑफ मैथ तो रहेगा। यस सर, दोनों का बैलेंस रहता है वो। और असली मुझे लगता है मैथ जो लाइफ में काम आती है, कॉमर्स की मैथ काम आती है। यस सर, बिकॉज फिनांस कैलकुलेशन ही सबसे अहम चीज होता है। तो ये एक पॉइंट था, आपने वहाँ पे इस चीज को रखा एग्जैक्टली कि ठीक है, मैथ भी हम सेटिस्फाई कर रहे थे और कहीं ना कहीं जो मेरा इंटरेस्ट पार्ट था उसको भी हम वहाँ पे कैरी ऑन कर रहे थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम टू द साइकोलॉजी पार्ट, बिकॉज साइकोलॉजी ऑब्वियसली एक बड़ी डिफरेंट तरह की जर्नी है पूरी की पूरी। टैट, वैट, SRT, ST, हर जगह हमें नहीं पता होता है क्या एग्जैक्टली हमें करना है, बट उन सब के बीच हमें क्या करना है। तो क्या रहा आपका साइकोलॉजी टेस्ट के बारे में कुछ बताएं।
सर साइकोलॉजी में मेरे हिसाब से मेरा टीएटी वैट और एसआरटी तो ठीक था, मैं कहाँ लैग कर रही थी वो था एसडी पार्ट में। क्योंकि मेरी जो फर्स्ट एसएसबी थी जिसमें मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गई थी, तो वहाँ पे जब होता है कि आपका पेरेंट्स का ओपिनियन, आपके फ्रेंड्स का ओपिनियन, आपके टीचर्स का, तो वहाँ कहीं ना कहीं मैं ये सोचती थी कि मैं अपने हिसाब से लिखती थी कि मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में ये सोचते हैं, मेरे दोस्त ये सोचते हैं, खुद के ओपिनियन को। यस सर, मैं कि वो यही सोचते होंगे मेरे बारे में। तो लेकिन बाद में मैंने क्या किया कि मैंने मेरे पेरेंट्स से पूछा, मैं अपनी मदर से पूछती थी कि आपको मेरे बारे में क्या चीज़ नहीं अच्छी लगती है। रियल टाइम यस सर, तो उन्होंने बोला कि तुम अपना खाना पीना टाइम से नहीं करती हो, ये बहुत खराब आदत है। मैंने मेरे दोस्तों से पूछा तो उन्होंने बोला कि मैं काम करने का बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट करती हूँ, तो मुझे उसमें थोड़ा लिबर्टी लानी चाहिए कि मैं इतना हाई स्टैंडर्ड ना करूँ। फिर मैंने अपने टीचर्स से बात की तो उन्होंने मुझे उस पर कहा कि मेरे को पब्लिक स्पीकिंग के लिए पहले स्टेज फियर होता था, बट विद टाइम मैंने उस पर काम किया। तो जब हम दूसरे से ओपिनियन लेते हैं तो हमें और चीज़ें पता चलती हैं। मुझे लगता है यही रियल है। यस सर, और ये सबको सीखना चाहिए आपके माध्यम से। अमूमन बच्चों को मैं देखता हूँ कि वो रट्टाफिकेशन बनाते हैं साइकोलॉजी टेस्ट को भी लेकर के, स्टोरी ऐसे लिखेंगे, ब्लैंक स्टोरी ऐसे लिख देंगे, एसआरटी में ऐसे जवाब देना है, वैट के ऐसे सेंटेंसेस फ्रेम करने। बहुत रियल टाइम सब चाहिए। मैं नहीं करो प्रैक्टिस ना करें, जैसे आपने भी पूछा फ्रेंड से, मदर से, फादर से, टीचर से, तो ऑब्वियसली यू गॉट द आइडियाज, बट उसको आपने फ्रेम तो किया ही, प्रैक्टिस तो किया है, जिससे कि आप उस बात को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जितना रियल टाइम एक्सपीरियंसेस लेके अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे उतना वो आपके लिए पॉजिटिव फैक्टर में आएगा और आप दिखाई देंगे, और जो साइकोलॉजिस्ट को दिखना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ब्लैंक पिक्चर। तो ब्लैंक पिक्चर क्या थी आपकी? सर ब्लैंक पिक्चर थी तो उसमें मैंने अपना इंटर्नशिप का जर्नी लिखा था। तो उसमें मैंने ये बनाया था कि मतलब मैं जब इंटर्नशिप में लगी थी तो उससे मैंने जब अपने फाइनेंस। क्या आपने फाइनेंस का कोई इंटर्नशिप किया हुआ है? यस सर। कैसा, मतलब किस तरह का बताएं? सर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एक इंटरव्यू और मार्क्स के बेसिस पे इंटर्नशिप चल रही थी। अच्छा, यहाँ पे उसमें प्रोग्राम चला रहे थे? यस सर। तो उसमें मैं सेलेक्ट हुई थी, तो मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइनेंस ऑफिसर के अंदर इंटर्नशिप की थी। तो वहाँ पे उन्होंने मुझसे बहुत सारे काम करवाए थे, तो मैंने उसी को अपनी स्टोरी में पुट फोर्थ किया। अच्छा, ये लगा नहीं कि जैसे 11 पिक्चर आप देख रही थी? यस सर। 11 पिक्चर की अपनी एक अलग जर्नी रही होगी। यस सर। कई एस्पेक्ट पे, कई प्रोस्पेक्ट, तो ऐसा लगा नहीं कि 11 पिक्चर से मैच्ड ही कुछ आनी चाहिए हमारी 12वीं पिक्चर? यस सर। या हम बिल्कुल हट के बात करते हैं इस चीज पे? क्या था आपका ओवरऑल एजेंडा इस चीज सर? जैसे बाकी जो 11 पिक्चर थी मैंने उनको भी अपनी लाइफ से ही रिलेट किया था, और जैसे फाइनेंस भी मेरे फील्ड का हो गया, जिसमें जैसे मैंने अपने प्रोफाइल में भी अपना इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट लगाया था, तो वो डायरेक्ट लिंक हो गया। और मैंने बाकी चीजों पे भी ऐसे किया था कि अगर कोई 2 फीमेल्स दिख रही हैं और एक यंग और एक एल्डर दिख रही है, तो मैंने उसमें मदर और डॉटर का रिलेशन बनाया था। अगर 3 लोग बात कर रहे हैं तो मैं उसमें अपने फादर, मदर और अपना टाइम स्पेंडिंग बताया था। अपनी लाइफ से घिरी हुई स्टोरीज थी। जैसे आपने कहा कि हम पहले बहुत हाइपोथेटिकल सोचते थे, इस बार हम रियल टाइम चले गए सर। और एग्जैक्टली फौज में रिकमेंडेशन गई कि ये रियल वाली पर्सनालिटी नहीं चाहिए, रियल वाली पर्सनालिटी चाहिए, दैट इज अ रियल हीरोइज्म। ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा आपसे ओवरऑल बात करके। इंटरव्यूज बहुत बड़े होते चले जाते हैं जब मैं डिस्कशन में बैठता हूँ, तो बट इट्स रियली वेरी नाइस वन। आप बहुत सारी चीज़ें शायद कोर वाइज सीख पाए होंगे कि क्या एक्चुअल में है, बिकॉज कहीं ना कहीं एसएसबी को लेके बहुत फोबिया बनाया गया बच्चों के दिमाग में। मालूम नहीं कौन सा टेस्ट है, जबकि सिंपल एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है जहां आपको रियल पर्सनैलिटी को प्रेजेंट करना है। ऑब्वियसली रियल पर्सनैलिटी को प्रेजेंट करने का मतलब ये नहीं कि आप प्रैक्टिस ही मत करो, एक्सरसाइज ही मत करो, कुछ करो ही मत और जाके जैसे वैसे रख दो। ऑब्वियसली उस रियल पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे ढंग से आपको प्रेजेंट करना है। दैट्स द रोल ऑफ अ लीडर, और यही ट्रू लीडर का काम है जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है बोर्ड के अंदर। और इस उम्र में आपसे एक मैच्योरिटी की एक्सपेक्टेशन की जाती है। आप कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो वो चीज़ जस्टिफाई होनी चाहिए। वो बहुत फिक्टिशियस नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि हमने फैमिली सराउंडिंग, अपनी एजुकेशन सराउंडिंग, सर हम अपने को ही प्रेजेंट करते रहे, और एग्जैक्टली वो इन टेस्ट के माध्यम से किसको ढूंढ रहे थे? आपको ही ढूंढ रहे थे आपके अंदर। तो आप क्यों किसी शाहरुख खान या फिर किसी ऐश्वर्या राय को अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे हो? तो बी रियल। और मुझे लगता है रियलिटी ही सक्सेस का चांस सबसे ज्यादा बढ़ाती है, और यही रिकमेंडेशन का बड़ा कारण बन के आता है। तो एक बार बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन बच्चा फिर से आपको। एंड एमकेसीज परिवार इज ऑलवेज विथ यू। एंड हम सबकी कोशिश यही रहती है कि बच्चों को हम ज़्यादा ज़्यादा गाइड करें। वो अभिषेक सर के पार्ट से हो, कमल सर के पार्ट से हो, शुभम सर के पार्ट से हो, सब बहुत जेन्युइन तरीके से बच्चों के साथ काम करते हैं। और हमने भी एक एजेंडा बनाया एंड वी आर गेटिंग गुड रिकमेंडेशन। सबसे पॉजिटिव बात ये है कि और स्क्रीनिंग तो 100% ऑलमोस्ट हम जा रहे हैं इस समय। एंड कॉन्फ्रेंस में भी लगातार हमारी संख्या बढ़ती जा रही है रिकमेंडेशन की। और मुझे लगता है इसमें बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, बिकॉज आप सब मल्टीपल टाइम आए हैं, काम किए, तब जाकर के वो चीज़ पॉसिबल हो पाई। क्योंकि मैं पहले की पूर्णिमा इमेजिन कर रहा हूँ बैठ करके, तो इट वाज टोटली डिफरेंट। बट आज जब आपका कॉन्फिडेंस देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ वाकई में आपको अच्छे से गाइडेंस मिला है। और सबसे बड़ी बात की गाइडेंस तो सबको ही मिलता है, आपने उस पर अच्छे से काम किया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि खुद पे भी बिलीव का होना बहुत ज़रूरी है, खुद के एफर्ट्स बहुत ज़रूरी है।
तो आपकी फैमिली को भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आई थिंक फॉर योर फादर इट्स अ प्राउड मोमेंट, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट। बिकॉज नॉन कमीशन वो रहे। यस सर। तो बिटिया का अफसर बनना अपने आप में एक समाज में रिस्पेक्ट की बात होती है, और ईश्वर करें जल्द वो सारी प्रक्रिया आपकी पूरी हो और आप बिल्कुल इसका हिस्सा बने। और आप सबकी भी ढेर सारी दुआएं और आशीर्वाद बिटिया के लिए होनी चाहिए कि ये भी लाइफ में बहुत आगे जाएं, और जिस समाज से हैं, जहाँ से हैं, वहाँ लाखों लाख, क्योंकि जारी कौसाम्बी कोई बहुत डेवलप जगह नहीं है, मैं जान रहा हूँ, एक कस्बा टाइप का है जहाँ पे शायद ये सोच भी नहीं होगी गर्ल्स कैंडिडेट के अंदर कि हम CDS, एफकैट इन सब पे ट्राई भी कर सकते हैं। Yes, sir. यू गॉट फैमिली बैकग्राउंड, बिकॉज ऑफ दैट यू गेटिंग सपोर्ट। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बच्चियों को मौका भी मिलता होगा कि हाँ वो जाएं और इस तरह के प्रयास कर सकें। Yes, एग्जैक्टली। sir. तो इट्स रियली इंस्पायरिंग फॉर एवरीवन, एंड कीप मोटिवेटिंग। जो आपके पास है देते रहिए, बाकी सबकी दुआएं आपके साथ। बाकी कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। थैंक यू सो मच। और एक लास्ट मैसेज आपके थ्रू जरूर चाहूँगा, बिकॉज प्रयागराज से आप बिलोंग कर रही हैं, तो यहाँ की जितनी बच्चियाँ हैं इस समय उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपके पेरेंट्स आपको कुछ कहते हैं कि हमेशा एक प्लान बी रखो या एक ही चीज़ पे फोकस नहीं रहो, तो उस पर ध्यान देना, क्योंकि वो हमेशा भला ही चाहते हैं आपका। और जो मेरे लिए भी काफ़ी काम किया, मेरे पापा हमेशा कहते थे कि हमेशा डिफेंस का एक बैकअप प्लान रखो, और जो मेरे लिए इंटरव्यू में भी काम किया और मेरे लाइफ में भी आगे हेल्प करेगा। राइट। और सबसे बड़ी बात, आपने बहुत अच्छी बात की कि पेरेंट्स को हमेशा आप ओबे करो, बिकॉज इस दुनिया में मुझे लगता है कि अगर वो 1000% ऑनेस्टी भी मैं कम ही कहूँगा, उस ऑनेस्टी के साथ कोई आपको सपोर्ट करता है, आपके साथ खड़ा रहता है दुख में सुख में, तो मुझे लगता है वो आपके पेरेंट्स हैं। तो किसी और का बिलीव और भरोसा से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपने पेरेंट्स की हर बात का ध्यान से Yes, sir. सुने और उनको फॉलो करें। ये सबसे बड़ा मंत्र है लाइफ में सक्सेस हो जाने का। थैंक यू सो मच। गुड लक। जय हिंद, जय भारत।